어떤 टमाटी की चटनी खाना आमच्या पोरीची ती ओके। आप सभी को नमस्कार। योर माइक इज वर्किंग। मेरा नाम संजय अग्रवाल है और आज हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें ध्यान रहे कि हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे, क्योंकि ये वर्कशॉप ख़ास तौर से हिंदी में लोग जो बात करते हैं उनके लिए बनाई गई है। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वर्कशॉप में हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं तो हो सकता है कि आप सभी के सवालों का हम लोग जवाब ना दे पाएँ, पर उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि आपको अपना माइक ऑफ रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का आगे वर्कशॉप में दिक्कत आएगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि हम लोग अपना जो भी सवाल जवाब नहीं हो पाते हैं उसके लिए आप query@accounted.net पे ईमेल भेज सकेंगे, तो वहाँ से आपको जवाब बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो प्लान है उसमें हम लोग दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक तो FC4 की फाइलिंग की बात हो रही है और दूसरा जो है FCRA के रिन्यूअल में क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे होगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो FCRA ये पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये इसमें देखिए किसी भी तरह का हम लोग कभी भी ये सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई आप कानून की को नज़रअंदाज करें या कानून को फॉलो ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ भी आपको यहाँ ऐसा नहीं बताने वाले हैं जो कानून के खिलाफ हो, और आपको भी ध्यान रखना है कि इसको कानून को मिसयूज़ मत करें, क्योंकि FCRA बहुत ही सीरियस लॉ है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार है। तो इसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है अगर हम इसका FCRA को ठीक से फॉलो ना करें। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही है तो ये मैं इसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर है, और आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप हेडफ़ोन यूज़ कर लें या कोई और तरीके से खिड़की को बंद करके या पंखे को बंद करके आप कोशिश करें इसको सुनने की। आई थिंक एनोटेशन डिसेबल करना पड़ेगा। समवन हैज मेड एन एनोटेशन। सो सबसे पहले एक मिनट, कहीं से एनोटेशन हो रही है। ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी काम अभी FCRA का आधार नंबर और दर्पण आईडी को अपडेट किए बिना नहीं होगा। तो सभी बोर्ड मेंबर्स जो भी आपके फॉर्म FC6E में लिस्टेड हैं उनके लिए आपको आधार नंबर उनका अपडेट करना ज़रूरी है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो PIO हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके पास आधार नहीं है, तो वो अपना पासपोर्ट या OCI नंबर जो है वहाँ पे दे सकते हैं।
तो ये इसके लिए एफसीआई डिपार्टमेंट अब जो भी फॉर्म आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आपके लिए ऑप्शन विंडो खोलता है, वहाँ पे आपको ये जल्दी से जल्दी अपडेट कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि दर्पण आईडी जो है उसको पहले आपको याद होगा कि दर्पण आईडी 2-3 साल पहले इशू हुए थे, और अगर आपने ऑलरेडी इशू करा रखा है तो वही दर्पण आईडी आप इस्तेमाल करें। अगर आपने दर्पण आईडी नहीं बनाया हुआ है तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट पे जाके उसको बनाना पड़ेगा, और वो ही दर्पण आईडी आपको अपने फॉर्म में फिलअप कर देना होगा, जिससे सीडिंग हो जाएगी उसकी। तब वो आपको बार बार दर्पण आईडी आगे नहीं मांगेगा। दूसरी बात ये है कि जो दर्पण आईडी की प्रोफाइल बनाते वक्त आप जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देते हैं वो उसको अभी एफसीआई डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसको आपको अपडेटेड रखनी है। उसका मतलब ये है कि बीच बीच में आपको वो जो उसकी जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कितना आपको पैसा रिसीव हुआ, कौन कौन बोर्ड मेंबर्स हैं, उसको आपको अपडेट करते रहना है। तो ये भी एफसीआरए वाले चेक कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिए। तो अब जो हम FC4 की बात करने वाले, तो FC4 में देखिए 3 तरह के रिटर्न्स आजकल आपके लिए चल रहे हैं। एक तो अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन इन काइंड मिला है तो उसके लिए FC1 पार्ट बी भरा जाता है, और ये भी ऑनलाइन रिटर्न है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी पिछले साल के लिए, 19-20 के लिए। ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। इसमें जो भी आपको मटेरियल शेयर्स या सॉफ्टवेयर वगैरह फ्री मिलता है किसी भी फॉरेन सोर्स से, तो उसकी यहाँ रिपोर्टिंग करी जाती है, और इसको रिपोर्ट करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आपको FC4 में भर देनी है। तो FC4 के लिए डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी, 30 जून उसके लिए डेट करी हुई है करेंटली। यहाँ पे मैंने 31 दिसंबर बताया, लेकिन एक्चुअली इस साल नॉर्मल जो डेट है वो 31 दिसंबर है। इस साल जो है उसको एक्सटेंड करके 30 जून करा हुआ है। और एक और फॉर्म जो एनुअली आपको पीरियड हर मंथली भर रहे हैं बहुत से लोग, वो है कोविड-19। तो हमारी चर्चा जो है वो केवल FC4 के ऊपर रहेगी। FC4 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो FC4 जो है उसका क्या प्रोसेस है। एक तो आपको आपके पास एक लॉगिन आईडी होता है एफसीआरए का, एफसीआरए लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो यूज़ करके आपको ऑनलाइन भरना होता है। और इसके लिए अभी ये जो पहले प्रिंटेड कॉपी भेजने की ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई है। तो मैं आपको थोड़े स्क्रीनशॉट से बताता हूँ किस तरह से ये फॉर्म भरना है, और उसके बाद हम लोग इस पे कोई सवाल जवाब होगा तो कोशिश करेंगे डील करने की। तो सबसे पहले आपको ये देखिए, सबसे पहले यहाँ बता रहा है आपको स्क्रीन पे कि ये एनुअल रिटर्न जो है अभी मैंडेटरी तो होता ही है, लेकिन उन्होंने साथ में ये कह दिया कि अगर आपका एफसीआरए कैंसिल हो गया है या एक्सपायर हो गया है तो आपके लिए ये ऑप्शनल हो जाता है। और अगर आप भरते भी रहते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये आप अपनी इच्छा से भर रहे हैं, आपको भरने से ये नहीं है कि आपका एफसीआरए रीवैलिडेट हो जाएगा। तो ये एक इन्होंने नया इसमें वार्निंग डाली है, आपके लिए अलर्ट डाला है। तो अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको ना यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, क्या डिटेल्स हैं, जो कि एफसीआरए के रिकॉर्ड के हिसाब से हैं। तो ये केवल एक आपको कंफर्म हो जाता है कि मैं अपने सही लॉगिन आईडी से सही ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, उसी का रिटर्न भर रहा हूँ। तो ये देखने के बाद इसमें आपका ये भी बताता है कौन कौन से रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल कर रखे हैं, और वो फिर आपको अपना करंट ईयर का रिटर्न जो है चूज़ करके यहाँ पे आपको भरना होता है। तो देखिए इसका जो पूरा का पूरा जो इसका सीक्वेंस है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता है। थोड़ा ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि क्या इसकी क्या सीक्वेंस है, कैसे ये चलेगा। तो ये आपको इसी सीक्वेंस से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ब्लॉक ईयर सेलेक्ट करना है। ये जो है ब्लॉक ईयर सेलेक्ट करना है, और उसमें जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था फॉरेन कंट्रीब्यूशन का वो यहाँ पे आपको बताना है। और यहाँ पे टोटल फिगर देने हैं कि कितना आपको फॉरेन सोर्स से डायरेक्टली मिला और कितना लोकल सोर्स है। लोकल सोर्स का मतलब हो गया जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं,
कि मान लीजिए कि कोई डोनर एजेंसी है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ऑलरेडी एफसीआई रजिस्ट्रेशन है इंडिया में और वो आपको पैसा देता है, उसको लोकल सोर्स बोला जाता है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रहते हैं और वो आपको पैसा देते हैं, उनका एफसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो लोकल होने के बाद भी उसको डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन सोर्स लिखा जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब ये दूसरी स्क्रीन आपके सामने आती है। तो ये दूसरी स्क्रीन में एक तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जैसे मैंने बताया कि टोटल आपको यहाँ पैसा लिखना है, चाहे वो आपका इन काइंड हो या इन कैश हो। और इसमें सबसे पहला आइटम आपको यहाँ इंटरेस्ट, जो कि आपको बैंक में या एफडी में मिला। उसके बाद अगर आप कोई एफसीआरए से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, यहाँ ये प्रोजेक्ट का मतलब ज़रा समझना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा आईजीपी टाइप का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसका आपको यहाँ पे भरने के लिए एफसीआर डिपार्टमेंट यहाँ बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें जो आपके जो डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो भी यहाँ आप लिखने लगे। ये अदर रिसीट्स का मतलब है, मान लीजिए कि आपने एक एफसीआर से पैसा लेके एक डेयरी खोल रखी है, तो उसका जो डेयरी से जो आपको इनकम होती है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। अब इसमें इन्होंने ये भी पूछा है आपसे कि उसका ईयर ऑफ कमेंसमेंट क्या है, कब आपने वो काम शुरू किया था, कितनी इनकम आपको हुई यहाँ पे। तो ये एडिट और डिलीट के बटन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए। आगे चलते हैं। Excuse me, sir. Can we ask one question? With that very short question. Okay. That fixed income from say sale of fixed assets or this, where do we show in this point? Which point will we show, under interest or under activity, sir? ये देखिए, जो अभी मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ वो दिखाई जाएगी। अच्छा, so, thank you. तो इसमें देखिए, अभी ये जो आपको अगर कोई एफसीआरए का मटेरियल मिला हुआ है, आपने उसको सेल किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, या कोई आपने फिक्स एसेट्स वगैरह आपने सेल करे, तो उसके लिए भी यहाँ पे इसी अदर रिसीट्स में उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है और वहीं पे आपको करेक्ट आइटम में वहाँ भरना है इसको, आइटम को। और ऐसे करके आपका ये टोटल फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे फिगर आ जाएगा और डेटा सेव करके फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जो थर्ड स्क्रीन है, थर्ड स्क्रीन में वो आपसे क्यूमुलेटिव पर्पस वाइज अमाउंट मांगता है। ये ज़्यादातर फिगर जो हैं मैनुअली भरे जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए आपकी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपका अगर सोशल रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे जो भी आपको पैसा मिला वो कायदे से सोशल का ही मिलना चाहिए। अगर आपका केवल सोशल के रजिस्ट्रेशन है और आपने एजुकेशन के लिए भी पैसा ले लिया है तो आपने गलत किया है। और वो आपको थोड़ा अपने ऑडिटर से बात करनी चाहिए क्या करना है इसके बारे में। पर अदरवाइज़ फ़र्ज़ कर इस केस में जैसे कि इस एनजीओ को सोशल के लिए पैसा मिला है, तो उसने वहाँ पे सोशल सेलेक्ट करके उसके बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन लिख दी है। फोर्थ स्क्रीन जो है वो है आपकी जहाँ पे डोनर वाइज आपको डिटेल देना होता है और इसमें आप नए डोनर्स के नाम ऐड कर सकते हैं। पहले क्या सिस्टम था कि जब आप डोनर का नाम ऐड करते थे तो और भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन में नाम आ जाते थे, जितने भी और संस्थाएं जो डोनर्स ऐड करती थी। अभी उन्होंने क्या किया है कि इसको अलग कर दिया है, तो आपके डोनर्स जो हैं वो आपके सिस्टम में ही रहते हैं, तो कन्फ्यूजन कम होता है। यहाँ भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ऐड अपडेट कर सकते हैं। नेम, टाइप ऑफ डोनर, देखिए ये यहाँ पे जो नेम है, इंडिविजुअल का नाम बताना है आपको। उसके बाद वो डोनर टाइप क्या है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल है तो उनका कंट्री क्या है और उनका एड्रेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डोनर से इकट्ठी करनी चाहिए
और अगर ये नहीं मिल पाती है, अमाउंट ज़्यादा है आपका, तो इसमें फिर बाद में स्क्रूटनी में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो कोशिश करिए कि अगर आप ऑनलाइन फंड रेजिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा रूटीन बनाएं जिससे उनकी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करते हैं और अमाउंट्स आपके ज़्यादा हैं, तो आप को परेशानी हो सकती है आगे चल के। नेक्स्ट स्क्रीन में someone in the lobby. So नेक्स्ट स्क्रीन में जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारा जो एफसी रिसीट्स जितनी हमने अभी तक डाली हैं, तो ये इन्होंने एक अच्छा रूटीन बनाया है एफसीआरए वालों ने, कि वो ऑटोमेटिकली आपका दिखाता है कि क्या क्या चीज़ टैली हो गई और क्या क्या चीज़ टैली नहीं हुई। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली आपका कितना आया, फॉरेन सोर्स से कितना आया, ये यहाँ दिखाता है। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव पर्पस वाइज टैली हुआ कि नहीं, क्यूमुलेटिव फॉरेन डोनर कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडियन डोनर कितना है, ये सारा टैली करके यहाँ पे बताता है। तो ये एक इसको आपको ये कंफर्म करने के लिए इन्होंने डाला है। फिर जो आपके जिन प्रोजेक्ट्स के लिए आप काम कर रहे हैं, देखिए पहले हमने बात करी थी कि जिन प्रोजेक्ट्स को आप चला रहे हैं जहाँ से आपको इनकम हो रही है, इनकम का मतलब जैसा डेयरी है या कोई भी आप एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से लगाया है, उसमें जितनी भी इनकम होती है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानी जाती है। इसलिए वो उन्होंने शुरू में आपसे एफसी रिसीव्ड अदर रिसीट्स में ले लिया था। अब ये हमें बताना है कि जो हम लोग एज सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, कोई भी समाज के लिए जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं ग्रांट बेस्ड, उनका यहाँ पे हमें डिटेल देना है। और इस डिटेल में आपको वही कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो बताना है, उसका एड्रेस और लोकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। जैसे अगर आपके पूरे नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट चलते हैं तो शायद आपको ये थोड़ा कंडेंस करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट लोकेशन मांगते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और वो समझना चाहते हैं कि वाकई आप लोग काम कर रहे हैं या कुछ कोई एनजीओ जो है पैसा इधर उधर कर रही है। तो इसके अंदर फिर ओपनिंग बैलेंस, रिसीट ड्यूरिंग द ईयर, यूटिलाइज्ड बैलेंस, ये सारा इन कैश और इन काइंड अलग अलग दिखाना है आपको। तो यहाँ पे ये एडिट का बटन है जिसमें आप नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर टोटल यूटिलाइजेशन कितना आपने किया, वो यूटिलाइजेशन वहाँ बताने के बाद आपको यहाँ पे भी बताना है। और उसमें अब यहाँ यूटिलाइजेशन में कि दो तीन चीज़ें यहाँ खास हैं। एक तो ये कि जो यूटिलाइजेशन हमने प्रोजेक्ट्स के लिए किया वो हमें यहाँ बताना है। तो इसके अलावा इसमें कितना एडमिन एक्सपेंस की हमने किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का रूल 5 के हिसाब से हमें बताना है। इसके ऊपर अलग से बात हो चुकी है कि रूल 5 में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। साथ में हमें बताना है कि हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देनी है, चाहे वो हमारी गवर्निंग बॉडी पे हो, ऑनरेरी बेसिस पे हो, या वो पेरोल पे हो, उनका सबका बताना है। यहाँ यहाँ ध्यान रखिए कि फॉरेनर में केवल वेस्टर्न यूरोपियंस ही फॉरेनर नहीं होते हैं, कभी कभी हमारे नेपाल से जो साथी आए होते हैं वो भी, उनको भी टेक्निकली यहाँ पे फॉरेनर माना जाता है। So, excuse me, sir. Can I ask one question, sir? Sorry to break again. So do you want to hold on to your questions, and then once we complete, then we can deal with those questions?
No, sir. No problem. But this was related to this point, so otherwise I can wait for it. No Maybe problem. it might get resolved as we make the progression. ठीक है Sure, sir. Thank you. जी जी सो आगे देखिए कि अब ये यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन में हमने देखा कि एक तो ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम के लिए आपने यूटिलाइज किया, दूसरा एडमिन एक्सपेंस है, और तीसरा ये है कि जो हमने कोई फ्रेश एसेट्स खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, इक्विपमेंट खरीदा, तो उसका भी यहाँ पे वो डिटेल चाहते हैं, और वो आपको इस टेबल में भरना है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, ये 2-3 साल से आप लोग भर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसमें उन्होंने आपका SBI FCRA अकाउंट मांगा है, और SBI FCRA अकाउंट जो है अगर ये आपने नहीं खुलवाया तो आप फॉर्म FC4 नहीं भर सकते हैं। तो ये इसीलिए उन्होंने इसकी जो ड्यू डेट है, फाइलिंग की लास्ट डेट जो है वो FCI डिपार्टमेंट बढ़वाई है। तो आपको ये SBI का FCRA अकाउंट जैसे ही खुल जाता है उसके लिए फॉर्म FC6C फाइल करना है, और FC6C फाइल करने के बाद ही आप इसको, जैसे वो अप्रूव हो जाता है तो आप उसको यहाँ पे अपने FC4 में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो आपका अनदर FCRA अकाउंट, ये हम लोगों ने अलग से चर्चा करी है कि जो बैंकिंग में एक तो आपका FCRA अकाउंट है और एक अनदर FCRA अकाउंट है। आई थिंक किसी का माइक ऑन है। सो ये आई एम सॉरी, अनदर FCRA अकाउंट है। अनदर FCRA अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो सेकंड लेवल का अकाउंट है जहां आप पैसा रिसीव नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन आप पैसा रख सकते हैं, और वो भी उसका भी डिटेल यहाँ देना है अगर आपने खोला हुआ है। क्योंकि हमने सुनने में ये आया कि SBI जो है वो SBI FCRA अकाउंट से शायद डायरेक्टली यूटिलाइज करने के लिए मना कर रहा है FCRA वो SBI लोगों को। देयर इज समवन हुज बार बार उनका ऑन ऑफ हो रहा है, उनको आदित्य, देयर इज एन ऑप्शन यू कैन डिसअलाउ देम फ्रॉम अनम्यूटिंग देमसेल्व्स। हाँ, सो कर दो। नहीं ये नहीं, हाँ। सो जैसा मैं कह रहा था कि अनदर FCRA अकाउंट है, अनदर FCRA अकाउंट जो है हमारा सेकंड लेवल का अकाउंट है जहां हम पैसा SBI में रिसीव करने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं, जो उनका एग्जिस्टिंग FCRA अकाउंट है, मेन डेजिग्नेटेड अकाउंट है, उसको अनदर FCRA अकाउंट की तरह ट्रीट करवा रहे हैं। वो FC3C में ही रिफ्लेक्ट करना है, और सॉरी FC6C में रिफ्लेक्ट करना है। थर्ड जो अकाउंट है उसके शायद मेरे पास स्लाइड नहीं है यहाँ पे, वो आपका यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट जितने भी हैं आपके उसका बताते हैं। तो ये सब होने के बाद ये डिटेल लिखने के बाद ये FCI डिपार्टमेंट ने कुछ आपसे कन्फर्मेशंस मांग रहे हैं, और ये कन्फर्मेशंस में इन्होंने जो नए नए रूल्स जो आए हैं उसका कन्फर्मेशन ले रहे हैं, और एक तरह से ये अवेयरनेस जनरेशन एक्सरसाइज भी है कि बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों से लैप्स हो जाती हैं, हमें जानकारी नहीं है, उसको रोकने के लिए ये डाला गया है। तो अब जैसे इसमें लिखा है इन्होंने कि इफ़, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाज एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर टू अदर एसोसिएशंस, तो अगर देखिए 29 सितंबर 20 तक ये अलाउड था, तो मार्च 20 तक तो ये डेफिनेटली अलाउड था। तो इस साल जो आपने 1920 में किसी और को ट्रांसफ़र किया है तो वो परफेक्टली लीगल था, और यहाँ पे आपको यस टिक करना होगा अगर आपने ऐसा किया है तो।
जी। तो अगर आपने ये और किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे येस करना होगा, और येस करने के बाद आपको यहाँ पे उसका डिटेल लिखना पड़ेगा कि एज़ गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड, और साथ में आप लिख सकते हैं उसमें चाहें तो कि एज़ परमिटेड अंडर लॉ ये ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए वहाँ लिखा है कि नॉन एफसीआरए रजिस्टर्ड एसोसिएशन को आपने ट्रांसफ़र किया है। तो इसमें जो गलती से अगर आपने यहाँ पे यस लिख दिया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगले दिन सुबह कौन आपके दरवाजे पे खटखटाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से लिखना है कि आप करेक्ट जगह पे नो लिखें और करेक्ट जगह पे यस लिखें। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है कि क्या आपके किसी फंक्शनरी को कोई जेल वगैरह हुई है? तो अगर हुई है तो आपको डेफिनेटली बताना पड़ेगा, और अगर नहीं हुई है तो आपको इस पे नो बताना चाहिए। अगर आपने कोई एसेट, जो आपने गाड़ी हो या लैंड हो, इस तरह की कोई भी एसेट जिसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, वो आपने एसोसिएशन के अलावा किसी और के नाम में रजिस्टर किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है, लेकिन इसमें आपको यहाँ ये यस और नो लिखवा रहे हैं। तो आपको देख के लिखना है। फिर अगर आपने कोई नॉन एफसी का पैसा एफसीआरए अकाउंट में आपने जमा किया, गलती से हुआ जैसे भी हुआ, तो आपको यहाँ यस और नो का जवाब देना है, और अगर आपने यस कहा तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। फिर गलत बैंक अकाउंट में आपने एफसी रिसीव कर लिया तो वो भी आपसे पूछ रहे हैं, और फिर इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने जिसके लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लिया था उसके अलावा आपने किसी और पर्पस पे खर्च किया, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि मान लीजिए कि आपका एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है सोशल के लिए, और आपने पैसा खर्च किया एजुकेशन पे, तो ये एक वायलेशन है। तो वो भी एफसीआई डिपार्टमेंट आपसे ही बात पूछ रहा है कि आप हाँ या ना में जवाब दें। तो आपके मन में आ सकता है कि ठीक है मैं ना लिख देता हूँ, कौन चेक करने वाला है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप ना लिखते हैं, झूठ आप यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने फॉल्स फॉर्म फाइल किया, और क्योंकि ये इसमें आगे चल के आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं आपके चीफ फंक्शनरी, तो ये इटसेल्फ एक अपराध हो जाता है। तो ये आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें, कोई इसमें लापरवाही से जवाब ना दें। ये क्वेश्चंस की श्रृंखला चलती है, आगे भी देख लीजिए, इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं, और मैं इसमें दो एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ कि अगर आपने, इसमें देखिए क्वेश्चन है कि अगर आपने 20% से ज़्यादा खर्च किया है तो आप यहाँ पे कबूल करें। तो देखिए 20%, 1920 में 50% तक अलाउड था, तो आपका अगर 20% ज़्यादा था 1920 में, तो आप कहिए यस, और यहाँ पे आप लिखिए कि आपने क्यों ऐसा किया है। तो यहाँ पे आपको इसके जवाब में लिखना होगा कि ये 1920 में जैसा एफसीआरए में अलाउड था उसके हिसाब से हमने ये 20% से ज़्यादा खर्च किया है। अब ये प्रॉब्लम आगे चल के भी आने वाली है। ये सवाल तो आ गया है, तो आपको अगले साल जब आप करेंगे तो ध्यान रखिए कि 2021 में लिमिट 20% हो गई है, और ये ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल से 29 सितंबर तक 50% थी, उसके बाद 20% है। ऐसा नहीं है, 1 अप्रैल 20 से ही ये लिमिट 20% हो गई है, तो आप इसकी कंप्लायंस आपके लिए ज़रूरी हो गई है। और आगे भी फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं कि आपने कोई फिक्स एसेट बेचा हो, उसका पैसा इधर उधर कर दिया हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। और एक यहाँ प्रश्न देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्या आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोजेक्ट को आप चला रहे हैं। तो ये बेनामी की तरह का क्वेश्चन है कि अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हैं चुपचाप, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। और एक और 15th क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई पैसा बाहर लगाया, इंडिया से बाहर खर्च किया, तो वो बताना है। अब यहाँ ये सवाल उठेगा कि मान लीजिए आपने किसी कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई आइटम इंपोर्ट किया,
तो क्या वो यूटिलाइजेशन बाहर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने बाहर ट्रैवल किया तो यूटिलाइजेशन बाहर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट आप किसी और देश में चला रहे हैं, या आपने कहीं मान लीजिए वर्कशॉप करी, जैसा मैंने पहले देखा था कि बहुत से केसेस में साउथ एशिया के लिए ग्रांट आती है और लोग श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में वहाँ जाके एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए ये एफसीआरए वालों ने ये यहाँ पे ये प्रश्नावली बनाई है। फिर अभी जैसा आपको मालूम है कि ये ट्रांसफ़र टू अदर्स तो अभी इस साल में तो अलाउड है ही। तो वो यहाँ पे इन्होंने देखिए इसमें क्लियरली लिख दिया है कि जो आपको 29/9/20 से पहले आपने जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और लोगों को दिया है, तो वो वहाँ पे उसका नेम बताएं। और आपको याद होगा, हम लोग हमेशा कहते रहे कि जब भी आप यहाँ इसका नाम लिखते हैं ना संस्था का, तो उसका साथ में उसका एफसीआरए नंबर भी लिख दिया करिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि बहुत सी संस्थाओं का सेम नाम होता है। इस दिशा नाम की मेरे ख्याल से इंडिया में कम से कम 50 संस्थाएं दिशा नाम की होंगी, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए ये यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए। और इसके लिए अगेन इसमें आपको ना डेट वाइज देना पड़ेगा। मान लीजिए एक संस्था को आपने 5 बार ट्रांसफ़र किया, तो इसकी यहाँ पे आपको 5 बार एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हर बार आपकी डेट मांगी है। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका अनयूटिलाइज्ड एफसी है, उसका ब्रेकअप आपको बताना होता है कि कितना आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किया, और कितना आपका ओपनिंग था, कितना आपने एफडी बनाई, कितना इन कैश करी, ये सब इसमें बताना है। फाइन। और साथ में कितना आपका एफसी अनयूज बचा हुआ है, कैश डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में, यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट में, ये आपको अलग अलग बताना है। अभी देखिए इसमें इन्होंने थोड़ा इसको ये ठीक नहीं किया है यहाँ पे इसमें फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने यहाँ अपना SBI एफसीआरए अकाउंट नहीं लिखा है। तो क्योंकि 31 मार्च 20 को तो किसी के पास भी एफसीआरए अकाउंट नहीं था SBI में, तो वो नहीं माना है उन्होंने। अभी जो नेक्स्ट ईयर का FC4 आएगा, तो उसमें यहाँ पे आपके पास शायद 3 कॉलम हो जाएंगे, 4 कॉलम हो जाएंगे, कैश इन हैंड, इन SBI एफसीआरए अकाउंट, इन अनदर एफसीआरए अकाउंट, और यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट्स। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी आपने लैंड बिल्डिंग आपके पास है, प्रॉपर्टी ऐसी है लैंड और बिल्डिंग जो कि आपने यूज़ नहीं करी है, अनयूज्ड आपके पास पड़ी हुई है 2 साल से, तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल एफसीआर डिपार्टमेंट मांगता है। तो ये भी इन्होंने 2-1 साल से शुरू कर दिया है। फाइनली इस पे आपको जो अपलोड करना है, तो उसमें ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नीचे इन्होंने एक बात लिखी है, बहुत ही खास बात है। वो बात ये है कि यहाँ इन्होंने लिखा है कि अगर आप कोई भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड नहीं करते हैं, या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो ये मान लेंगे कि आपने रिटर्न जो है आपने ठीक से सबमिट नहीं किया है, तो वो आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न मान दिया जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं FCRA में रिटर्न फाइल करने के, वो सारे हम ध्यान से इसके साथ अपलोड करें। कुछ प्रॉब्लम जो आपको रिटर्न भरने में आएंगी, वो एक तो है कि FC4 में नेगेटिव बैलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा ख़त्म हो जाता है, तो दूसरे प्रोजेक्ट से उसको ट्रांसफ़र ना करें जहाँ तक संभव हो। और FC और नॉन FC में तो ट्रांसफ़र करना बिल्कुल ही मना है। अपलोड करते वक्त आपको संस्था के सिग्नेचर्स और सील चाहिए पड़ती है, ऑडिटेड FCRA फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं, और CA सर्टिफिकेट जो है वो यूडिन के साथ होना चाहिए। साथ में अटेस्टेड बैंक स्टेटमेंट्स भी FCR डिपार्टमेंट मांगता है। तो ये
चीज़ें मांगते हैं। अगर आपका नील रिटर्न है तो भी आपको फाइल करना है। इसका मतलब आपने कुछ भी अगर आपने यूज़ नहीं किया, रिसीव नहीं किया, तो भी आपको फाइल करना है। बस इसमें ये एक रियायत है कि यहाँ पे आपको ऑडिटेड अकाउंट्स या सीए सर्टिफिकेट साथ में नहीं फाइल करने होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी डेट जो है वो 30 जून हो गई है अभी इस साल के लिए। FC4 रिवाइज करने का कोई फैसिलिटी नहीं है, और इसके लिए ऑनलाइन तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई आपसे बहुत बड़ा गूफअप हो जाता है जो आप ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ईमेल से FCI डिपार्टमेंट को कि भाई हमारी ये एरर हो गई है, हम ठीक कराना चाहते हैं, और फिर आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो 2-3 स्लाइड्स में आपको और बता देता हूँ CA सर्टिफिकेट की, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो इसमें जो ऑडिटेड अकाउंट्स लगते हैं वो ध्यान रखिए कि FCRA फंड्स के लिए ही होना चाहिए। ये बात बार बार बताने के बाद भी बहुत सारे ऐसा मैंने देखा है, ख़ास तौर से बड़ी विचित्र बात है कि बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स जो हैं बॉम्बे वगैरह में बैठी हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती, और कंसोलिडेटेड ऑडिट रिटर्न जिसमें FCRA नॉन FCRA दोनों होता है, वो कभी कभी दे देती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ज़रूर लगाना है। अगर आपका कंपनी भी है, सेक्शन 8 कंपनी भी है, तो भी आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लगाना चाहिए। और इसके बारे में एक और बात है कि अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, तो फिर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड करना भी ज़रूरी है। ये एक रिक्वायरमेंट है कंपलसरी सभी FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो सर्टिफिकेट की क्या फॉर्मेट है वो आप जानते हैं। आपके CA सर्टिफिकेट इशू करेंगे। थोड़ा मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, जो 2 बात बताना चाहता हूँ। एक तो यूडिन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कंपलसरी है इंस्टीट्यूट की तरफ से, CA इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आपके CA अगर इसको नहीं ऐड करते हैं तो एक बार उनको रिमाइंड करा दीजिए, क्योंकि इससे वेरीफाई हो जाता है कि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं। इस महीने ऑडिटर्स के लिए FCI डिपार्टमेंट ने एक नया चार्टर इशू किया है, और वो काफ़ी सीरियस है। मैं अभी उससे आपसे 2 मिनट में बात करूंगा। पहले मैं आपके सवाल जवाब ले लूँ। आए थे, हाँ। किसी का सवाल हो तो प्लीज़ अपना हाथ उठा दीजिए, तो हम लोग उनको अनम्यूट कर देंगे और हम सवाल जवाब शुरू करेंगे। जी, तो एक एक करके करिए, नहीं तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये रमेश जी को अनम्यूट कर देते हैं। हेलो, हाँ रमेश जी बोलिए। सर नमस्कार सर, बीड़ी से बात कर रहा हूँ, सरस्वती सेवाभावी संस्था। जी, सर ये बैंक अकाउंट खोलने का दिक्कत बहुत आ रहा है, इसलिए फाइनल FC4 जा रहा नहीं है हमारा। देखिए वो तो एक अलग इशू है। आपको जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा तभी आप फाइल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, दिलीप वर्मा जी, दिलीप वर्मा जी बोलिए। दिलीप वर्मा जी का हाथ ऊपर है, हाँ बोलिए। सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर से बोल रहा हूँ सर। ये FC4 जब जमा करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट वाली बात की है, वो हमारे बहुत ज्यादा पेज का होता है, तो फाइल अपलोड होती नहीं है। देखिए इसके लिए एक वेबसाइट होती है smallpdf.com, तो वहाँ पे जाके आप उसको वो उसको छोटा कर सकते हैं। फाइल जो स्कैन करा, एक तो ब्लैक एंड वाइट में स्कैन करिए, और फाइल को वहाँ पे smallpdf.com में अपलोड करके उसका साइज कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि सर ये 400-500 पेज होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। जी 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 ठीक है। थैंक यू सर। शोभना कुमारी जी, शोभना कुमारी जी बोलिए। हाँ sir, I'm calling from Bangalore, Payana organization. So actually we applied for renewal. Okay, but because of not opening the SBI account, they are not allowed to submission. It's very difficult, no sir, because already we submitted on November for account opening. जी देखिए मैम, इसका क्या रिक्वायरमेंट है
कि आपको वो बैंक अकाउंट, आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी, आपको वो बैंक अकाउंट खुलने के बाद आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी, तभी आगे प्रोसेस होगी एप्लीकेशन। Yes, sir, but what we are feeling, because of not opening account, our FCRA is renewal is not, I mean, pending. So amount is not entering to the bank. It's very, yeah. I empathize with you, ma'am, but there is nothing we can do about that. You have to open that account. Okay, sir. Thank you. शरद रेहान जी, नमस्कार संजय जी। जी बोलिए सर। संजय जी, हमने अपनी एनुअल रिटर्न एक फाइल मिनट, करी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ये किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। शरद जी बोलिए सर। हाँ जी संजय जी, हमने अपनी एनुअल रिटर्न 19-20 की 6 अक्टूबर को फाइल कर दी थी जी। उसके बाद हमने SBI में अकाउंट खोला है। क्या हमारे को कुछ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मेरे ख्याल से आपका फॉर्म तो हो गया क्लियर। हाँ, मतलब फाइल हो गया एक्सेप्ट तो हो खत्म गया है था। बात। जी हेलो जी। हेलो हेलो शरद जी आपका सवाल हो गया। हाँ हेलो संतोष स्वाइन जी बताइए। संतोष जी, हेलो भाई साहब हेलो। रुक जाइए, आपका भी नंबर आएगा तब बोलेंगे। जी सर नमस्ते, मैं संतोष बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी सर मेरा सवाल ये है कि हमारा जो FCRA रिन्यूअल का डेट, क्या वो 31 से कुछ एक्सटेंड हुआ है? और हुआ है तो एक्चुअली हमारा अभी अकाउंट ओपन हुआ नहीं है SBI में, तो क्या हम रिटर्न फाइल विदाउट अकाउंट ओपन के कर सकते हैं? ये दो सवाल है मेरा। रिटर्न तो आपका किसी भी हालत में बिना अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। ओके ओके। क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम से लॉक्ड है। ओके। दूसरी बात ये कि जो रिन्यूअल की डेट है, वो रिन्यूअल की डेट तो 31 अक्टूबर नॉर्मली है, जिसका अगर पहले एक्सपायर हो गया है यस तो सर। उनके लिए वो 6 महीने पहले उन्हें अप्लाई करना था। उनकी एप्लीकेशंस फंस गई हैं अभी, उनके लिए सबके लिए 31 मई एक्सटेंड कर दिया गया था। अच्छा 31 मई जी, तो उसके बाद आगे एक्सटेंड करते हैं कि नहीं वो देखने की बात है। सर और क्या ये अभी तक फॉर्म कुछ साइट में आया नहीं है एक्चुअली? कौन सा फॉर्म? रिन्यूअल फॉर्म। नहीं तो रिन्यूअल फॉर्म तो आपकी कब ड्यू है डेट? एक्चुअली ड्यू डेट हमारा 31 मार्च तक था। आपका FCRA एक्सपायर कब हो रहा है? एक्सपायर तो एक्चुअली नहीं है अभी, एक्चुअली रिन्यूअल के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, सो ये तो 31 मार्च तक ही है। आप मुझे ये बताइए, आपका कब से FCRA रजिस्ट्रेशन है? 2017 से। 2017 से है तो भैया आपका तो 22 में होगा ना एक्सपायर, ठीक है? ओके सो 22 तक है। 5 इयर्स में होता है। आप ईमेल पे अपना FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पुराना वाला, वो ईमेल पे query@accounted.net पे अलॉन्ग विद आपकी जो भी क्वेरी है वो भेज दीजिए, तो हम उसको ठीक से जवाब दे सकेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। शोभना कुमारी जी। Sir, one more thing. Sir, you said now the renewal is extended till May 31st, right? I'm sorry, I didn't hear you. Sir, actually, our renewal date is October 15th, sir. I'm sorry, आपका साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है। Okay, okay. Sir, now? आप ईमेल भेज सकते हैं क्या प्लीज? Okay, now it's okay, sir. Okay, sir. I'll chat you. जी। Okay. राजेश सिंघी जी। राजेश सिंघी जी अपना सवाल पूछिए। जी मुझे बस यही पूछना था कि नेगेटिव बैलेंस का कुछ सॉल्यूशन है क्या सर? नेगेटिव बैलेंस का सॉल्यूशन यही है कि आप या तो अलजेब्रा और मैथ्स को दोबारा री इन्वेंट करिए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि होने मत दीजिए नेगेटिव बैलेंस, ठीक है? उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
थैंक यू। Vivo 1811, please ask your question. जी हेलो हाँ बोलिए। सी इनकम मेरा नाम हिमांशु है फ्रॉम सीएनके एसोसिएट्स। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि इंटरेस्ट इनकम जो हमें एफडी के ऊपर अर्न होगा, सो वो हम जो एफसी का जो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट जो एसबीआई के अंदर जो ओपन करेंगे उसमें शो करना पड़ेगा कि जो हमारा यूटिलाइजेशन अकाउंट रहेगा उसमें शो करना पड़ेगा? नहीं, इसमें कहीं भी आपका आ सकता है, जिसमें भी आ रहा है वहीं दिखाना होगा। ये अलग इशू है, हमने अपने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में इसको एड्रेस किया था। आप एक बार क्वेरी भेज दीजिए तो हम लोग कंफर्म कर देंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। या थैंक यू। रितेश कतुवाल जी। रितेश जी। Hello, sir. Can you hear me? Yes, please Yeah. बोलिए। Sir, my question is in relation to that. I think it's column 3 of the FCR FC4 return. रितेश जहाँ जी, पे हमें हेलो हिंदी में बोल सकते हैं क्या? हाँ हिंदी में हाँ मैं बात बोल सकता हूँ सर जी प्लीज। तो ये जो FC4 में जहाँ पे आई थिंक कॉलम नंबर 3 है, वहाँ पे हमें कितना रिसीव हुआ, कितना प्रोजेक्ट वाइज रिसीव, यूटिलाइजेशन और क्लोजिंग बैलेंस का ओपनिंग यूटिलाइजेशन का बैलेंस देना है जी सर। वहाँ पे सर जैसे अगर कोई जनरल डोनेशन आया है तो हम लोग जैसे वो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, जनरली आया है और हम खुद प्रोजेक्ट बना के एलोकेट करते हैं, उस केस पे हम कैसे वहाँ पे उसको दिखा सकते हैं? क्योंकि उसको यही लिखना होता है आपको कि ये आपका जो भी आप उस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो पर्पस का नाम लिख देंगे वहाँ पे आप। ठीक है, तो वहाँ पे नाम लिख के सर, क्योंकि जैसे जितना हमने खर्चा किया उसको ही आपको कोई स्कूल के लिए आप उसको पैसे को स्कूल में यूज कर रहे हैं या एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने जो भी आपने ये प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि डोनर एजेंसी ने प्रोजेक्ट का नाम दिया हो, आप भी उसका अपना नाम बना सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, दिखाइए। करेक्ट सर। उस केस पे सर क्या हम जितना हमने खर्चा किया है उसी को रिसीट और उसी को एक्सपेंडिचर करके बैलेंस जीरो कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना, आपको जितना एक्चुअली मिला है वो तो आपको पूरा दिखाना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज रिकंसाइल कैसे होगा? नहीं, जैसे जनरल डोनेशन एफसीआरए में जो आएगा वो सारा का सारा आपको उस टेबल में दिखाना होगा। हाँ करेक्ट सर, मैंने आई एग्री विद यू, क्योंकि जैसे 10 लाख आया उसका जी बोलिए। ओके, माधवी जी। माधवी जी नमस्ते जी, मैं माधवी बात कर रहा हूँ जी। जी हमारा क्वेश्चन थी एफसीआरए रिन्यूअल के लिए जी। हमारा हम सुनाए ना लेते सुनाए ना मैम, सुनाई दे रहा है लेकिन आपके पीछे बाजा बज रहा है, इसको बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, हमारे पास नहीं है वो। अच्छा, आई एम सॉरी। ओके, हमका एफसीआरए वो इफेक्टिव 1/11/2006 को रिन्यूअल हुआ अप टू 5 इयर्स तक। हमको अक्टूबर 31, 2021 को रिन्यूअल डेट था जी। हम कभी वो प्रोसेस करना चाहिए हम एफसीआरए का रिन्यूअल का? 31 अक्टूबर 21 अगर आपका देखिए, मैं अभी इसका स्क्रीन ये हम आगे प्रेजेंटेशन करने वाले हैं कि कब इसका होगा। ठीक है, अभी हम केवल FC4 की ही बात कर रहे हैं एक्चुअली। ओके ओके, ठीक है जी, थैंक यू। रंगून वाला फाउंडेशन, रंगून वाला फाउंडेशन। यस रंगून वाला फाउंडेशन, आप म्यूट पे हैं। हेलो संजय। यस, बताइए निसरीन जी। Yeah, my colleague Pankaj wanted to ask, पर I think he's having some problem. ये जो FC4 है उसके अंदर जो donations to other organizations का they are asking us up to 29 September, बराबर है, जब तक वो FCRA अमेंडमेंट इफेक्ट में आया और हम दूसरी संस्थाओं को नहीं दे सकते जी। सो लाइक हम पूरा का पूरा जो 29 सितंबर तक का दिया है तो वो हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ टैली नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई दिक्कत आ सकती है?
मैम ये जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है वो अकाउंट्स की बैकग्राउंड के हैं? हाँ जी। मैम उनको मेरे से एक बार बात कराइएगा, मैं उनको डांटूंगा हाँ क्योंकि सर। 31 मार्च तक का ही तो देना है ना आपको, 29 यस सर, सितंबर फिर। लेकिन मैम सर उन्होंने ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा है कि बिफोर 29 सितंबर, दैट्स व्हाई जो तो टेबल के 31 ऊपर मार्च 20 जो है बिफोर होती है आफ्टर होती है? इट्स बिफोर। देखिए अगर प्रोग्राम वाला ये क्वेश्चन करता तो मैं कुछ नहीं कहता, पर आपने अकाउंट्स वाले होके ये क्वेश्चन किया है तो मेरा दिल दुख गया है, इसलिए मैं आपसे गुस्सा कर रहा हूँ। सॉरी ठीक है, सॉरी सर, इट्स ओके। 31 1920 का ही फिगर डालना है आपको केवल उसमें। यस सर, यस सर, बाकी 6 महीने का अगले साल डालिएगा। यस सर। संतोष वैष्णव थैंक यू जी, सो आप मच। बहुत देर से आपका हाथ ऊपर है। आई एम सॉरी। संतोष वैष्णव जी बोलिए। संतोष वैष्णव जी भोपाल से। हेलो हाँ, संतोष बोलिए। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। एक्चुअली एक तो ये था कि ये जो अनदर FCRA अकाउंट जो आप कह रहे थे उसके बारे में, तो जो हमारा पहले जो अकाउंट था जिसमें हम FCRA फंड रिसीव करते थे, वो वाला अकाउंट इसमें आना है, मतलब अकाउंट डिटेल इसमें आना है, आप ये कह रहे हैं, ये सही है सर? ये तो मैं पहली वाली वर्कशॉप में कर चुका हूँ ना जी। लेकिन सर एक चीज ये भी था कि ये अब यूटिलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, और इसके लिए जो FC यूटिलाइजेशन अकाउंट के लिए जो 6D फॉर्म हम भरते हैं, तो वो उसके लिए वो फाइल करना होगा। देखिए मैंने आपको पहले भी मैंने बार बार ये बताया है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो हमें नया SBI FCRA अकाउंट खोलना है वो तो SBI FCRA अकाउंट कहलाएगा। जो आपका पुराना, उसके लिए 6C फाइल करना है। वो जो आपका पुराना डेजिग्नेटेड अकाउंट था वो उसका वो बेचारा बेदखल होके सिंहासन से उतर के नीचे वाली सीढ़ी पे आ जाएगा और वो अनदर FCRA अकाउंट कहलाएगा। वो भी फॉर्म FC6C से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अनदर FCRA अकाउंट नहीं हो तो आप उसको बैंक अकाउंट को बंद कर दीजिए या उसको यूटिलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए। अब तो फिर उसके लिए आपको 6D फाइल करना होगा। तो हमने उसके लिए 6D फाइल कर दिया है, तो उसके लिए अब यहाँ पे ये डिटेल भरने आपने क्यों किया ऐसा? सर क्योंकि कई लोगों से, कई CA से मेरी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था, यही सजेशन था, क्लियर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट हो जाएगा, इस वजह से 6D फाइल करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब उसको यूटिलाइजेशन हो गया, बस खत्म है बात। तो उसको तो अनदर FCRA बैंक अकाउंट में फिर ये डिटेल नहीं जाएगी हमारी, जो पुरानी जो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट जो था हमारा। नहीं, अभी उसमें आपके पास डेजिग्नेटेड अकाउंट जो 1920 में था उसका यहाँ पे लिख दीजिए डिटेल। अच्छा ठीक है। और बेटर होगा कि आप अपना जो आपने FC6C और FC6D फाइल किया है उसकी कॉपी एक बार अकाउंटेंट को भेज दीजिए, तो उसको देख के जवाब दे देंगे। ठीक है? ठीक है जी सर। सर एक चीज और भी था, ये जो अंडर रिपोर्ट में जो एक कॉलम था कि हम अगर किसी को FCRA फंड अगर देते हैं तो उसमें यस अगर करते हैं तो उसमें अमाउंट वाइज डिटेल डालनी है या केवल नहीं, मतलब नहीं, हमने किसी को पेमेंट किया है? नहीं भैया, वो जो पैसा उसको दिया है वो तो नेक्स्ट स्क्रीन में पूरा डिटेल ले ही ले रहा है ना आपसे डेट वाइज। आपको तो सिर्फ वहाँ ये बोलना है कि क्यों आपने दिया किसी दूसरे को, वो पूछ रहा है। ठीक है? अच्छा ठीक सर। तीसरी बात एक और चीज थी सर, ये जो FC यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट डिटेल अगर हम भर देते हैं तो उसको डिलीशन का कोई मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर ये वाली वर्कशॉप में हमें डिलीशन की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको मालूम है उसको कोई सोल्यूशन नहीं है। वो FC4 से रिलेटेड है इसलिए। नहीं, वो FC4 से रिलेटेड नहीं है, आप चालाकी कर रहे हैं संतोष। चलिए सर, ठीक है। thank you। अच्छा, आई एम सॉरी, केवल 2 ही क्वेश्चन ले पाएंगे। Hello sir, I have one question only. What is your name, sir? My name is Devendra. I'm calling from Sukarya NGO, Gurgaon. Sir, I have a question कि जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट जो था FCRA का, सॉरी हेलो 1 सेकेंड, मैं आप लोगों से सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज अपना आप लोग ना माइक बंद रखिए अनलेस आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
क्योंकि मैं ऐसे ना बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपसे थोड़ी मुझे हेल्प चाहिए इस मामले में, ठीक है? श्योर सर, श्योर। जी, आप बोलिए सर। सर हमारा एक्सिस बैंक में करंट एग्जिस्टिंग अकाउंट था, अब हमने नया अकाउंट खुलवा लिया है बैंक में, एसबीआई में, उसमें भी फंड्स हैं, और जो पुराने फंड्स हैं उसको हम कब तक हम यूज कर सकते हैं, जब तक प्रोजेक्ट है, या हम उस अकाउंट को कंटिन्यूस रखेंगे आगे तक? नहीं, वो आगे तक रख सकते हैं आप। आपने FC6C फाइल कर दिया? यस यस, वो कर दिया है सर। अप्रूव हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो आपका पुराना एक्सिस बैंक था उसका आप क्या स्टेटस है? वो किस कैटेगरी के अकाउंट में है अब? वो अब नॉर्मल अकाउंट है, जस्ट उसमें फंड्स है FCRA, तो हम आपने उसको FC6C में लिखा था उसका नाम? हाँ हाँ, लिखा हुआ है सर। तो वो अब आपका अनदर FCRA अकाउंट हो गया। आप उसमें बस पैसा रिसीव नहीं कर सकते डायरेक्टली, बाकी ओके। आप उसको जब तक चाहे जब तक ऊपर वाले की दया रहेगी तब तक आप जी 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 ठीक है? जी। सर एक और, क्या हम पेबल अमाउंट दिखा सकते हैं क्या? हम अकाउंट्स में क्या पेबल रहती है 31 मार्च को? पेबल दिखाएं ना दिखाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका ये रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट पे बनता है FC। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा, कि जैसे हमने 31 मार्च 2020 को, क्या ऐसा होता है सर कि हमने किसी को चेक इशू किया, बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो वो अमाउंट रिकंसिलिएशन में जाएगा, तो वो फिगर वेरी करेगा ही करेगा एज पर बुक्स एंड एज पर बैंक? नहीं, एज पर बैंक का मतलब होता है आपकी जो अकाउंट बुक्स में जो बैंक अकाउंट दिख रहा है हाँ वो जी, हाँ फिगर जी। दिखाना है वहाँ पे। एज पर बैंक स्टेटमेंट थोड़ी दिखाया जाता है वहाँ पे। तो सर वो फिगर में हमें पेबल अमाउंट का तो कहीं कॉलम है नहीं FC4 में? तो पेबल अमाउंट से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिसीट्स पेमेंट्स के बेसिस पे बनता है, ठीक है? तो पेबल जो होता है वो एक्रूअल का कंसेप्ट है, इसलिए वो यहाँ रेलेवेंट नहीं है। ओके, अब मेरा थोड़ा टाइम कम हो गया है। श्योर आप श्योर, लोगों से थैंक यू सो सबसे मच सर, निवेदन है, थैंक मैं यू सो मच सर। हम लोग अपना अगला फॉर्म करने के बाद आपके प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आप लोग अब ये नेक्स्ट चीज़ देख लें, तब हम जो थैंक यू। टाइम रहेगा। जी, थैंक यू जी। सुनील चौधरी जी, मैं आपके जवाब बाद में करूँगा, तो आप फिर दोबारा एक बार रेज कर दीजिएगा, ओके? तो हमने जैसा बोला था कि मयंक जी आपका हाथ नीचे कर लीजिए जी। सो हमने जैसा बोला था कि एक अभी 5 फरवरी को FCI डिपार्टमेंट ने एक दूसरा एक नया चार्टर निकाला है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं और वो आप सभी को के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो CAs जो हैं उनको FCRA का जब ऑडिट करते हैं तो उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है। ये थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको शायद परेशानी हो सकती है आपको। ये आगे जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जब CA आपका अकाउंट चेक करते हैं तो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर्स चेक करते हैं, ठीक है? ये तो बात एग्रीड है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि देयरफॉर दे आर ओब्लाइज्ड टू कंडक्ट परफॉर्मेंस एज वेल एज फॉरेंसिक ऑडिट। या उनका कहना है कि ये क्योंकि आपका CA सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उन्हें परफॉर्मेंस ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट भी करना लाजमी हो जाता है, और ये उन्हें करना ज़रूरी है, और उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि आपने जो FC यूज़ किया है वो एग्जैक्टली कानून के हिसाब से यूज़ किया है। तो ये अगर वो अभी इसमें सिचुएशन ये होने वाली है कि जो फॉरेंसिक ऑडिट होता है वो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट की तरह से होता है, और उसमें आपके बिल वाउचर को बहुत बारीकी से देखा जाता है, उसके तरह तरह के उसमें स्पेशल टेस्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि ये फॉरेंसिक ऑडिट नॉर्मली तभी CA लोग करते हैं जब उन्हें कोई फ्रॉड का शक होता है। दूसरा तो ये जैसा कि अगर आपके यहाँ उनको शक होता है कि आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं या आपके यहाँ किसी आदमी ने व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, तो उनका ये जिम्मेदारी हो जाती है कि फॉरेंसिक ऑडिट करें। पर नॉर्मली जैसे कि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि संस्थाएं जो हैं वो फ्रॉड नहीं करती हैं,
और समाज सेवा में लगी हैं, इसलिए नॉर्मल ऑडिटर्स जो हैं नॉर्मली फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने सरकार ने यहाँ लिखा है कि परफॉर्मेंस ऑडिट भी करना है, तो परफॉर्मेंस ऑडिट का कोई सीएस के पास ज़्यादा इसकी गाइडेंस नहीं है और ये अभी तक सीएजी ही करते रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अभी सीए ऑडिटर्स के ऊपर ये सरकार ने ये गाइडेंस इशू करी है और इसके ऊपर ऑडिटर्स के अंदर भी चर्चा चल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर ये इस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है तो शायद आपको अगले साल से कुछ आपके ऑडिट में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके ऑडिटर्स फिर अगर मान लीजिए कैश मेमो है, पेमेंट है, उसको उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगेंगे। आपका हो सकता नहीं बल्कि ज़रूरी है कि आपको फ़ीस भी ज़्यादा देनी होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और क्वालिफ़िकेशंस भी उसमें डालेंगे वो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और मैं आपको बताना चाहता था कि ये अब अगले साल से ये बल्कि जो भी अब ऑडिटर्स इशू करेंगे तो शायद आपको इसकी दिक्कत आएगी। तो इसके बाद हम आगे चर्चा जारी रखते हैं। अपना रिन्यूअल का हमने बात करनी थी, तो रिन्यूअल में क्या क्या चीज़ें हैं एफसीआरए का। जैसे आपको सभी को मालूम है कि एफसीआरए अभी 5 साल के लिए वैलिड होता है और उसका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जो लास्ट 6 मंथ्स हैं, अभी नया जो रूल आया है उसके हिसाब से जो लास्ट 6 मंथ्स हैं, जैसे किसी का एफसीआरए अगर 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है, देखिए ये ध्यान रखना है सबका 31 अक्टूबर को एक्सपायर नहीं हो रहा, किसी का 16 अक्टूबर को भी हो रहा है, किसी का हो सकता है अगस्त में भी हो रहा हो, कुछ लोगों का मैंने देखा है जून 21 में भी एक्सपायर हो रहा है। तो उनको 6 महीने पहले तक वो अप्लाई कर सकते हैं, 6 महीने से पहले नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि वो 6 महीने से पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पहले था कि 1 साल पहले भी अप्लाई कर सकते थे, हमने लास्ट वर्कशॉप जब करी थी उसमें ये हमने बात बताई थी, लेकिन अभी कानून बदल गया है, आप केवल वो 6 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली उन्हें एक्सपायरी डेट से पहले अप्लाई करना है, जो भी एक्सपायरी डेट होगी। तो उसकी जो रिन्यूअल फीस है वो आपकी 5,000 रुपया है और इसमें अभी ये सरकार ने ये कर दिया है कि आपको जो नया एसबीआई का एफसीआरए अकाउंट है उसका वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो आपको ये अभी आपका जो एफसीआरए रिन्यूअल ड्यू होगा ज़्यादातर का 1 मई को आपको अप्लाई करना होगा। अभी फरवरी है तो मार्च, अप्रैल और मई, तो मार्च अप्रैल करीब 1.5-2 महीने बचे हैं आपके पास। सॉरी, मार्च अप्रैल, हाँ 2.5 महीने करीब बचे हैं, 2-2.5 महीने। और इस पीरियड में आपको थोड़ा सा प्रिपरेटरी वर्क कर लेना चाहिए। एक तो सभी बोर्ड मेंबर्स का जो नाम है वो आपको FC6C फाइल करके वो अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ये अभी नया एफिडेविट का रिक्वायरमेंट आ गया है। अगर आपने एफिडेविट नहीं लिया हुआ है, अपलोड नहीं किया है, तो वो आपका अपडेट नहीं हो पाता है और एफिडेविट देने में बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो ये आपको करना है। चीफ फंक्शनरी का नाम आपको अपडेट कर देना है। अगर चीफ फंक्शनरी चेंज हो गए हैं, आपने अपडेट नहीं किया है, तो वो कर लीजिए। कोई अगर आपका फाइलिंग कोई ओवरड्यू हो या पेंडिंग हो अप्रूवल, वो सारा आप काम कर लीजिए। दर्पण आईडी ले लीजिए, आधार नंबर अपडेट कर लीजिए। तो ये सारे काम आप कर लीजिए इमीडिएटली और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट? एक तो ऑर्गेनाइजेशन का आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम या बायलॉज की कॉपी, एफसीआरए, ये सारी सेल्फ अटेस्टेड आप करके इसको अपलोड कर सकते हैं। एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल सर्टिफिकेट। देखिए कभी कभी हमारा मन करता है 2 डॉक्यूमेंट हम एक साथ अपलोड करें, लेकिन ऑप्शन एक का होता है, तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल एक साथ स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। दर्पण आईडी का आपको बता दिया। हर एक बोर्ड मेंबर से आपको एफसीआरए एफिडेविट लेना है और उसके अलावा अगर आपका सीईओ हो या चीफ फंक्शनरी हो या सीएफओ हो जिसका नाम आपने इंक्लूड करा हुआ है
की मेंबर की लिस्ट में, तो उनका भी आपको चाहिए होगा, और ऑर्गेनाइजेशन की सील की जेपेग इमेज और चीफ फंक्शनरी के सिग्नेचर की जेपेग इमेज। एफिडेविट क्या है? वो एफिडेविट ये है, इसको स्टैम्प पेपर पे बनाना है और नोटराइज करना है। हर एक जो भी आपके बोर्ड मेंबर लिस्टेड हैं, चीफ फंक्शनरी वगैरह लिस्टेड हैं, उनका सभी का, चीफ सीईओ वगैरह का, सभी का यहाँ पे नाम, सभी के नाम से अलग अलग ये आपका एफिडेविट बनेगा। तो इसके लिए हमने आपको बार बार कहा है कि आप इसकी एफिडेविट, ये जो है बहुत बड़ा इशू बन रहा है, और इसके लिए आप बोर्ड मेंबर्स को पहले ही एक्सप्लेन करके उनको राज़ी कर लीजिए। अगर कोई उसमें देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उनसे आप निवेदन करिए कि भाई आप बोर्ड से रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि इसको दिए बिना गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो एफिडेविट की क्या इम्प्लिकेशंस हैं वो भी आप उनको बता सकते हैं। स्लाइड में हम लोगों ने बताया है कि बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका घर बार नीलाम हो जाएगा। ये है कि कुछ उसमें सीरियसली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें, और इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको करा है। साथ में ये भी कोशिश करी है कि थोड़ा सा जहाँ पे देखा गया कि कुछ लोग जो हैं बोर्ड पे चल रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करी है। क्या क्या आपको रिन्यूअल में रिस्क हो सकता है जिसकी वजह से आपका एफसीआरए रिन्यू ना हो? तो एक तो ये है कि अगर आपके बोर्ड पे फॉरेनर्स हैं तो आपकी गाड़ी अटकने का रिस्क है। अगर नॉन रेजिडेंट है, मान लीजिए कि इंडियंस हैं लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे, तो भी आपका डिले हो सकता है, क्योंकि ऐसे केस में आपको मालूम है इस साल गवर्नमेंट जो है रिन्यूअल इंक्वायरी में बहुत स्ट्रिक्ट करने वाली है। तो हो सकता है कि वो बोर्ड मेंबर के वेरिफिकेशन में फॉरेन में रहते हैं, वो दिक्कत आए। थर्ड पॉइंट ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पीईपी का मतलब है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। उसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या पॉलिटिकल गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो उन लोगों को पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हम कहते हैं। ऐसे लोग अगर आपके बोर्ड पे हैं तो आपको हो सकता है कि रिन्यूअल में दिक्कत आएगी। फिर एक और चीज़ है कि सेम व्यक्ति जो है कई संस्थाओं में चीफ फंक्शनरी बने हुए हैं, तो ऐसे केस में भी आपको दिक्कत आएगी। इसी वजह से सरकार ने आधार नंबर का इंसिस्ट किया है, जिससे कि वो कॉमन चीफ फंक्शनरी को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आपकी ओवर स्पेंडिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसा हम लोगों ने अपने एनालिसिस में देखा है, कुछ लोगों ने 100% एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट किया है, 80% किया है, 70% किया है, तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि एफसीआरए डिक्लाइन हो जाए। क्योंकि अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि शायद इस बार जब एफसीआरए रिन्यूअल होगा तो काफ़ी सारे विकेट जो हैं वो गिर सकते हैं, क्योंकि जो बैटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, या क्या कहूँ मैं, बॉलिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा मन बना के रखना है कि हो सकता है आप ज़्यादा देर तक ना खेल पाएँ एफसीआरए की पिच पे। रिन्यूअल इंक्वायरी में जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आपका, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त इंक्वायरी हुई थी, आईबी की इंक्वायरी हुई थी, सारी कंप्लायंस की हुई थी, उस जैसी या उससे भी ज़्यादा जो है इंक्वायरी होने वाली है। तो उसमें एक तो बेसिक एलिजिबिलिटी के सवाल हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं वहाँ पे। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए संस्था जो है कोई और चला रहा है, और संस्था के बोर्ड पे कोई और लोग बैठे हुए, तो ये इसको हम बेनामी कहते हैं। तो फॉरेन की संस्था है, यहाँ पे कुछ लोगों को हमने रखा हुआ है जो उस संस्था के नाम के वास्ते केवल बोर्ड मेंबर वगैरह हैं, या संस्था जो है कन्वर्जन में, रिलीजियस कन्वर्जन में एंगेज है, या उनके खिलाफ कोई मिसयूज़ के चार्जेस हैं, या और उन्होंने कॉन्ट्रवेंशन वगैरह किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एफसीआई डिपार्टमेंट को देखने का रिक्वायरमेंट है, कानूनन उनकी जिम्मेदारी है। फिर एक और चीज़ है जो शुरू से है कि आप रीजनेबल एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं।
तो उसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास FCRA है और आप कोई पैसा रिसीव नहीं कर रहे हैं या रिसीव करके खर्च नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका वो FCRA कैंसिल कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी जो पोजीशन है आपकी वेबसाइट पे, आपके पब्लिकेशंस में, आपकी एक्टिविटीज़ में कोई इस तरह की रिपोर्ट आई हुई है कि जिसमें कोई कम्युनल इश्यूज हैं या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो सब एक्टिविटीज़ में भी FCI डिपार्टमेंट हमें लगता है कि आपके FCRA के ऊपर बड़ा सख्त रवैया लेने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको अभी रिन्यूअल की स्लाइड्स दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब रिन्यूअल के लिए लोग करते हैं अप्लाई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी गई है। ऐसा कभी कभी होता है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बीच में फ़ोन आ जाता है खाना ख़त्म करते वक्त, और हम उठ के चले जाते हैं और वो बेचारे का बिल जो है वो पे नहीं होता। तो इसी तरह से कुछ लोग एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और फ़ी पे किया बिना ही लॉग आउट कर देते हैं। तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। दूसरी बात ये कि आपको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये करेक्ट देना है। और देने के बाद ना आपको ये करना है कि इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दिया उसके बाद आप इसको, क्योंकि ये तो प्रोसेस आपकी 2 साल तक चल सकती है, तो अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया, आपने नंबर चेंज कर लिया, तो वहाँ पे जो मैसेज आएगा वो आपका मिस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा हम बार बार बता रहे हैं कि आपको ये अपना जब फाइल करने के बाद रेगुलरली रोज सुबह उठ के नहा धो के और थोड़ा धूप बत्ती वगैरह जला के कंप्यूटर के सामने वहाँ पे आपको बैठ के देखना है ये कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं आया। बहुत से केसेस में पिछली बार ऐसा हुआ था कि FCI डिपार्टमेंट का सवाल का जवाब जो है वो टाइम से नहीं दिया गया, तो FCI डिपार्टमेंट ने वो एप्लीकेशन क्लोज़ कर दी। और एक बार एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाती है तो उसको खुलवाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आप इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखें। तो जनरली थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है कि कोई बोर्ड मेंबर्स अगर हमारे ऐसे हों जिनका थोड़ा गवर्नमेंट से थोड़ा झगड़ा रहता है या 36 का आंकड़ा रहता है, तो उन लोगों को आप अवॉइड करें। जो बोर्ड मेंबर्स अपना आधार नहीं देना चाहते, आधार नंबर नहीं देना चाहते, या बोर्ड मेंबर्स बाहर रहते हैं, उनको जो है आप अवॉइड करें। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत सी बार ये देखा गया, पिछली बार लोगों ने किया था कि अनसर्टेनिटी हो रही है तो एक्सपायर होने से पहले ज़्यादा पैसा मांग लिया। डोनर एजेंसीज ने क्या किया कि बड़ा बड़ा डिसबर्सल कर दिया। तो पिछली बार तो जैसा भी हुआ ऐसा हुआ, इस बार जो है इसमें थोड़ा सा रूल्स में बदलाव आ गया है, और इसलिए हो सकता है कि जो पैसा आपने ऐसे पहले ही मांग लिया वो आप यूज़ ना कर पाएँ। आपका अगर FCRA लैप्स रिजेक्ट हो जाएगा या डिले होगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली पैसा आपका गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और अगर डिले होगा तो भी आप वो पैसा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये कोशिश करिए कि आपका जो रिन्यूअल, एक तो आप टाइम पे करें एप्लीकेशन, और कोई भी बड़े प्रोग्राम जो चल रहे हैं आपके, वो कोशिश करिए कि एक्सपायरी से पहले उनको कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपका अननेसेसरी पैसा FCRA बैंक अकाउंट में ना पड़ा रहे। साथ ही में अगर आपका FCRA टाइम से रिन्यू नहीं होता है तो आप लोगों को पहले से थोड़ा चेता के रखिए कि हो सकता है भाई हम सैलरी देने में हमें प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए वो थोड़ा सा तैयार रहें। अब मैं आपको FC3C जो है उसकी नई स्क्रीन्स जो हैं, जो नई डिपार्टमेंट ने बनाया फॉर्म, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास वेलकम स्क्रीन आती है, और वो वेलकम स्क्रीन में आपको ये FCRA रिन्यूअल सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में।
एनजीओज के साथ करीब 30-40 साल से काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि बहुत सी छोटी सी बात कभी कभी मिस हो जाती है और बड़ा यूनिक सिचुएशन बन जाती है। तो एक संस्था थी जिन्होंने जब ये रिन्यू किया, एप्लीकेशन फाइल करी, तो उन्होंने वहाँ रिन्यूअल के बजाय उसका नाम रजिस्ट्रेशन वाला ड्रॉप डाउन ले लिया। तो उससे उनकी नई एप्लीकेशन फाइल हो गई रजिस्ट्रेशन की, और जो रिन्यूअल की एप्लीकेशन थी वो फाइल ही नहीं हुई। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुए कि हमारी तो एप्लीकेशन अभी तक रिन्यू नहीं हुई है, प्रोसेस नहीं करी डिपार्टमेंट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रिन्यूअल की ही एप्लीकेशन फाइल करनी है। गलती से ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप कोई और सेलेक्ट ना करें। तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन आती है वो ये स्क्रीन आएगी जब आप लॉग इन कर लेंगे इससे आगे। तो यहाँ पे स्क्रीन में आपका ऑर्गेनाइजेशन का सारा नाम, पता, डिटेल वगैरह रहता है जो एग्जिस्टिंग ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा इन्होंने इसमें ये बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई, जैसे इस संस्था का मैं आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका FCRA 1/11/2016 से 31/10/2021 तक वैलिड है। एंड उसमें आगे लिखा है कि ये 30/00/2021 के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 30/00/2021 मुझे लगता है कंप्यूटर ग्लिच है, पर रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप केवल 6 महीने पहले तक ही अप्लाई कर सकते हैं। 7 महीने पहले नहीं कर सकते, 8 महीने पहले भी नहीं कर सकते। तो आपको ये जैसे अगर 31 अक्टूबर को इनका हो रहा है तो ये 1 मई को ही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये आपको सबसे नीचे लिखा हुआ है। उन्होंने पुराना यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि आपका पुराना जो रिन्यूअल हुआ था वो आपको ग्रांटेड है। यहाँ आप पुराना वो सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस जगह आपको क्लिक करना है रिन्यूअल एप्लीकेशन डालने के लिए। तो ये क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपका जो ये दिखाते हैं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन लोग हैं आपके, उनका डिटेल आपका यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिल्ड रहता है। वो प्री फिल्ड डिटेल के बेसिस पे वो प्री फिल डिटेल रहता है। उसमें सबका जो नाम है वो और एड्रेस वगैरह यहाँ पे सब लिखा रहेगा। उनका नेशनैलिटी क्या है, पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सब आपसे मांगेंगे। तो उनका ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ऑफिस एड्रेस अलग और रेजिडेंशियल एड्रेस अलग मांग रहे हैं। तो जहाँ तक संभव हो दोनों अलग अलग दे दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप थोड़ा लोग तरह तरह की इसमें चालाकी करते हैं। IB का मामला है, अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने में उनको ज़रा सा भी दुख नहीं होगा। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। तो ये वही वाली है, उसमें आप मेंबर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, उनको ऐड भी कर सकते हैं, और ये सारे यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी पूरी बोर्ड मेंबर्स हैं उसमें तरह तरह के डेजिग्नेशंस होते हैं, पर ये 5 डेजिग्नेशंस जो हैं, यही 5 डेजिग्नेशन सिस्टम मानता है। FCRA का जो सिस्टम है वो यही 5 डेजिग्नेशंस को मानता है। इनमें से अगर आपने कोई डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर रखा है किसी व्यक्ति के नाम के आगे, तो वही व्यक्ति चीफ फंक्शनरी के ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाते हैं। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, आपको जिस व्यक्ति को भी चीफ फंक्शनरी रखना है FCRA के लिए,
उनके लिए ये ज़रूर पक्का करें कि यही 5 डेजिग्नेशन में से एक डेजिग्नेशन आपने सिलेक्ट कर रखा है। अब आप उसमें कहें कि जी मुझे तो वाइस प्रेसिडेंट को ही चीफ फंक्शनरी बनाना है, तो ऐसे केस में उनके नाम के आगे वाइस प्रेसिडेंट नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है वहाँ पे चीफ फंक्शनरी। अब आप लिखें कि मेरे को ना नहीं डिप्टी वो डिप्टी सेक्रेटरी को मेरे को चीफ वो बनाना है, तो उनके नाम के आगे डिप्टी सेक्रेटरी मत लिखिए, उनके नाम के आगे चीफ फंक्शनरी लिखिए। और अगर सेक्रेटरी को बनाना है तो कोई बात ही नहीं है, प्रेसिडेंट को बनाना है कोई बात नहीं है, चेयरपर्सन को बनाना है तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा और वो आपके चीफ फंक्शनरी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो नहीं करेंगे। ये जैसा आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं है, ये सारे बोर्ड मेंबर के बारे में एक जनरल क्वेश्चनेयर है, इसमें ज़्यादातर में कोई परेशानी नहीं आती है। उसके अलावा आपका फिर ये जो FCRA बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आपको एक SBI का डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट का देना है एक स्क्रीन में। यहाँ पे मेरे पास शायद वो स्क्रीनशॉट नहीं है, हाँ यही है, सॉरी ये कौन सा है, हाँ SBI FCRA अकाउंट है। तो ये यहाँ पे SBI का जो डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट है उसका आपको यहाँ दिखाना है। और उसके बाद आपका अगर आपने अनदर FCRA अकाउंट खोला हुआ है तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। फिर यूटिलाइजेशन अकाउंट्स की भी स्क्रीन्स आएंगी, तो ये सारे अकाउंट के बैंक अकाउंट डिटेल देने, और यहाँ पे आप कोशिश करिए कि उनका जो ईमेल आईडी और ये सब इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसको भी आप अपडेट कर दें। ये यूटिलाइजेशन अकाउंट का आ गया, और जितने भी यूटिलाइजेशन अकाउंट आपके हैं वो सारे के सारे स्क्रीन में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं और उनको आपको कंफर्म करना है। इसके बाद ये आपसे कहेंगे कि आपका ये सारी चीज़ें जो हैं हमें स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स के अटैचमेंट्स हैं, तो ये आपको यहाँ अपलोड करने हैं। तो ये आपको यहाँ अपलोड करने हैं, जैसा कि इसमें सील ऑफ द एसोसिएशन है, सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, और आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें यहाँ पे अपलोड करनी है। और ये इसके बाद आपको हर एक की फंक्शनरी का ये आपका एफिडेविट अपलोड कराते हैं। तो ये जो उनके रिकॉर्ड में जो भी की मेंबर्स हैं उनका नाम यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ लिस्ट पे आ जाता है। और मैंने पहले ही कहा है कि आपको इंश्योर करना है कि सभी लोगों का यहाँ नाम प्रॉपरली आना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे उनका सबका एफिडेविट अलग अलग अपलोड होगा। तो इसमें कहीं कोई आपसे कह सकता है कि अरे कौन चेक करने वाला है, ऐसे ब्लैंक अपलोड कर दो या खुद सिग्नेचर बना के अपलोड कर दो, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। सब चीज़ आपका कौन से IP नंबर से, कौन से IP एड्रेस से अपलोड हुआ, सब कुछ FCRA के रिकॉर्ड में रहता है, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे अगर आप किसी तरह की गड़बड़ करेंगे इसमें। तो फाइनली ये इसमें चीफ फंक्शनरी के जो है उनका साइन ऑफ है सबमिट से करने से पहले। इसको एप्लीकेशन को आपको सेव भी कर लेना है, इसकी एक ड्राफ्ट कॉपी आपको दिखेगी, वो आपको सेव कर लेना है। अब डिलेड एप्लीकेशन का मैं थोड़ा बता दूं कि डिलेड एप्लीकेशन क्या है, कि 1 साल तक आप इसको डिलेड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर लेकिन इन एनी केस आपका FCRA रजिस्ट्रेशन जो है वो डेट ऑफ एक्सपायरी पे ख़त्म हो जाएगा। और ये जो इसमें एक नया रूल 12(5) डाला गया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सीज़ हो गया है, सीज़ का मतलब ख़त्म हो गया है, तो आप
और पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका क्या मतलब है। अगर हमने टाइम से एप्लीकेशन फाइल कर दी और एफसीआई डिपार्टमेंट ने हमारी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करी है, अभी उनकी तरफ से डिले है, तो क्या हमें ये यूज़ करना अलाउड होगा कि नहीं। तो रूल 12(5) पढ़ के लगता है कि शायद ऐसे केस में भी अलाउड नहीं होगा, पर एक इसका इंटरप्रिटेशन ये भी है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं। और तो ये अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा, पर हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिए। हो सकता है कि बैंक आपको अलाउ ना करे या एफसीआई डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ जाएं इसको क्लैरिफाई करने के, तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। और जब आपका अगर रिन्यू होने में डिले होता है, तो मैंने बोला आपको कि कायदे से तो 90 दिन के अंदर देना चाहिए, पर 90 दिन के अंदर तो किसी को मिलता नहीं है। तो ये रूल 12(5) जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और इसके हिसाब से हो सकता है कि आपको पुराना जो एफसी आपके पास ऑलरेडी आया है वो भी आप यूज़ ना कर पाएँ। तो सख्त समय है। और दूसरी इसके साथ ये भी बात है कि अगर किसी भी तरह से आपका एफसीआई रजिस्ट्रेशन ख़त्म होता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये देखिए मैप बनाया है हमने यहाँ पे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपका जो पैसा है वो एफसी और जो भी एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट की कस्टडी में चले जाते हैं। तो हम रिन्यूअल की अगर बात करें तो रिन्यूअल में देखिए कि रिन्यूअल हमने हमारा एफसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रिन्यूअल के लिए अगर हमने अप्लाई नहीं किया, पहले ऐसा था ये क्लैरिटी नहीं थी, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो सीज टू एग्जिस्ट और सारा का सारा गवर्नमेंट पर चला जाता है। और अगर हमने अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया तो भी जो है पैसा जो है सारा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इसलिए एफसीआरए में बड़ा अनसर्टेन टाइम आ गया है, और आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें नहीं रखना चाहिए ये कि ये आपका आगे इसमें चल पाएगा। कोशिश यही करनी है हमें कि हम टाइम से फाइल कर दें, और कोई ऐसी हरकत हम ना करें जो सरकार जिसके एफसीआई डिपार्टमेंट को जिससे कि ये एक रीज़न मिले या उनकी जिम्मेदारी बन जाए कि आपका एफसीआरए वो कैंसिल कर दें। ठीक है, सो यही कुछ मुझे आपसे बातें कहनी थी, और अब हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं।